नमस्कार दोस्तों, 13 मई को कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। तो मित्रों, बड़ा प्रश्न यह है कि 13 मई को कर्नाटक से भाजपा गई या भाजपा दोबारा आई। भाजपा गई या भाजपा दोबारा आई। कमेंट सेक्शन में ताबड़तोड़ बताइए कि 13 मई को क्या होने वाला है और कर्नाटक के चुनावों में होने क्या वाला है। दोस्तों, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर पर्दे के पीछे का खेल देखिए। दोस्तों, आज चुनाव आयोग ने जब कर्नाटक विधानसभा के चुनावों का पूरा खाका पेश किया तो सबकी निगाह इस बात को लेकर थी कि क्या वो लोग वायनाड लोकसभा के भी उपचुनावों की घोषणा करेंगे। वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कितनी जल्दबाजी में सारा खेल हुआ। सबसे पहले आपराधिक मानहानि में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। बगैर वक्त बर्बाद किए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज कर देते हैं। बगैर वक्त बर्बाद किए अगले ही दिन फरमान जारी कर दिया जाता है कि राहुल गांधी 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड, जो आपका आधिकारिक निवास स्थान है, उसे खाली कीजिए। यानी कि मोदी सरकार जबरदस्त जल्दबाजी में थी। राहुल गांधी के लिए नफरत जो भरी हुई है वो कूट कूट कर सामने आ रही थी दोस्तों। इसलिए आज की तारीख पर सबकी निगाह थी। यह कहा जा रहा था कि आज कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ साथ वायनाड के उपचुनावों का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि भाई जब इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा था तो वायनाड के उपचुनाव का भी ऐलान कर देते, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? पर्दे के पीछे का खेल क्या है, इसे आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए मैं आपके सामने यह खबर ला रहा हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई थी लोकसभा की, बिल्कुल उसी अंदाज में मोहम्मद फैजल की सदस्यता जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। उन्हें जो सजा दी जाती है ना, वो अदालत के पास जाते हैं और अदालत उनकी सजा पर रोक लगा देती है। मगर इस रोक लगाए जाने के बाद भी लोकसभा उनकी सदस्यता बहाल नहीं कर रहा था। मोहम्मद फैजल लगातार अपील कर रहे थे कि भाई, अदालत ने मेरी सजा पर रोक लगा दी है, आप मेरी सदस्यता बहाल कीजिए। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, मोहम्मद फैजल एनसीपी से लक्षद्वीप से सांसद हैं। अब वो बार बार कह रहे थे, कोई उनकी सुन नहीं रहा था। हुआ ये दोस्तों कि वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले लोकसभा का यह फरमान आ जाता है जो आपके स्क्रीन पर है। यह फरमान क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूं। यह फरमान यह कह रहा है कि मोहम्मद फैजल, जिनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, उसे दोबारा बहाल किया जा रहा है। यानी कि सांसद मोहम्मद फैजल गिड़गिड़ा रहे थे, अपील कर रहे थे कि अदालत ने मेरी सजा पर रोक लगा दी है, फिर भी उनकी लोकसभा की सदस्यता को बहाल नहीं किया जा रहा था। अब जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही, जैसा कि आप ये फरमान अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे दोबारा बहाल कर दिया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इतनी तेजी से कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, अगले ही दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है वो बर्खास्त कर दी। उसके अगले दिन उनका घर उनसे छीन लिया। मगर एक मोहम्मद फैजल लगातार अपील कर रहा है, इस पर इन्होंने आंखें मूंदी हुई थी। और जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले होते हैं, तुरंत उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाती है। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, ये दोहरे मापदंड क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपके स्क्रीन पर यह है बाबूलाल बुखरिया। 2013 में खनिज चोरी मामले में इनको सजा सुनाई जाती है। ना उन्हें कैबिनेट से बाहर किया जाता है, ना उनकी सदस्यता जाती है। वो अदालत जाते हैं और अपनी सजा पर रोक लगवा लेते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून कुछ और राहुल गांधी के लिए कानून कुछ और। बड़ा प्रश्न यही किया जा रहा है कि आज चुनाव आयोग ने क्या इसी वजह से वायनाड के उपचुनावों की घोषणा नहीं की? क्योंकि अगर राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाकर जीत जाते और उनकी सजा पर रोक लग जाती, तो चुनाव आयोग, मोदी सरकार, उन्हें एक और करारा झटका लगता। और इस झटके से, इस जोर के झटके से बचने के लिए
उन्होंने जो है वायनाड के उपचुनावों की घोषणा आज नहीं की, क्योंकि मोहम्मद फैजल का भी मामला सामने आ गया था, इसलिए वो शर्मसार नहीं होना चाहती थी। यह है पर्दे के पीछे का असली खेल। मगर आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश की जनता से फिर रूबरू हुए और उन्होंने कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर दोस्तों। प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। आज की कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खोदेगी। जनसंघ और भाजपा को मिटाने की अनेक बार कोशिशें हुई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। प्रधानमंत्री, मैं हाथ जोड़कर पूरे सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? कब तक खुद को पीड़ित बताते रहेंगे? कब तक वही राग बार बार आलापते रहेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जा रहे हैं। उससे पहले जितनी भी चुनावी सभाएं होंगी, दावे के साथ हर चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विक्टिम कार्ड खेलने वाले हैं। जबकि राहुल गांधी पर रोज झूठ बोलता है इनका प्रचार तंत्र। एक छोटी सी और मिसाल देता हूं दोस्तों। अब इनका प्रचार तंत्र एक झूठ चला रहा है कि जैसे ही उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से अपील की कि आप सावरकर के बारे में बयान देना बंद करें, क्योंकि आप और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, सावरकर पर बयान देना बंद करें। इस बात को लेकर आम सहमति बन गई थी। मगर फिर भाजपा का प्रचार तंत्र एक झूठ चलाता है राहुल गांधी के खिलाफ। क्या कि जैसे ही उद्धव ठाकरे के साथ यह सहमति हुई या उद्धव ठाकरे ने उनसे बात कही, राहुल गांधी ने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए। उन्होंने ट्विटर पर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें कही थी वो सब हटा दी। सरासर झूठ। जब राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में ट्विटर पर कुछ कहा ही नहीं था तो डिलीट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के पिछलगुओं, इन नफरती चिंटुओं, इन दो रुपल्ली ट्रोल्स की हकीकत, जो झूठ वो राहुल गांधी के खिलाफ चला रहे थे। मसलन ये कोई मेग अपडेट्स है। ये कह रहे हैं कि अलेजेडली राहुल गांधी हैज डिलीटेड ऑल हिज ट्वीट्स ऑन वीर सावरकर आफ्टर द ग्रैंडसन थ्रेटन्ड ऑफ फाइलिंग एन FIR अगेंस्ट राहुल फॉर हिज डेफेमेटरी एंड बेसलेस स्टेटमेंट्स अगेंस्ट वीर सावरकर। ये क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? यह हैं सावरकर के पोते, और उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी सावरकर पर अपनी बयान वापस नहीं लेते तो मैं इन पर FIR करूंगा। अब ये झूठ राहुल गांधी पे क्या जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए। राहुल गांधी ने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए। जब उन्होंने ट्वीट किया ही नहीं था तो डिलीट क्या करते? तो ये मेग अपडेट्स जो झूठ फैला रहा था वो मैं आपको दिखा चुका हूं। फिर ये कोई पुडुर पुडुर अरुण पुडुर हैं, ये भी कह रहे हैं और वही जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, इनका एक टूल किट चलता है। इनमें इतनी सी भी अकल नहीं होती कि भाषा को थोड़ा बदल सकें। ये भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेग अपडेट्स कर रहा था। Allegedly, Rahul Gandhi has deleted all his tweets on Veer Savarkar after Savarkar's grandson threatened to sue him. Further, all UPA parties have agreed not to speak against Veer Savarkar anymore. लगभग वही भाषा। फिर ये कोई शशांक शेखर झा है, अपने आप को वकील कहता है, मुन्ना भाई, सॉरी। So, Rahul Gandhi has deleted all his tweets on Veer Savarkar. सब वही बात कह रहे हैं दोस्तों, सब उसी झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि आप तो ये कहते हो कि मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी जैसे नारे लगाए जाते हैं, मगर आपका प्रचार तंत्र हर लम्हा राहुल गांधी के बारे में हर छोटी सी बड़ी चीज में झूठ बोलता रहता है। और यही नहीं, आपके पार्टी के मंत्री उस झूठ पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। शुरू से देखिए, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है वो दिन है और आज का दिन, राहुल गांधी के खिलाफ झूठ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में विक्टिम कार्ड कौन खेलता है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, आपका करिश्मा बहुत बड़ा है, आपको इस तरह से विक्टिम कार्ड बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 13 मई को क्या होने वाला है, कर्नाटक में बीजेपी आई
या बीजेपी गई? इसका जवाब मैं आपको हां या ना में तो नहीं दूंगा, मगर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोलने वाला हूं। याद कीजिए दोस्तों, अचानक मुसलमान महिलाओं के हिजाब को लेकर एक विवाद जो है वो जन्म ले लेता है। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, एक तीर से दो शिकार, यानी कि उस विवाद के जरिए उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक उथल पुथल पैदा की जाए। मुस्लिम महिला का हिजाब विवाद, और साथ ही कर्नाटक, जहां भाजपा की बहुत कमजोर हालत थी, वहां पर भी बवाल पैदा किया जाए। कुछ दिनों बाद क्या होता है? टकराव शुरू हो जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है, एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों? बेवजह एक विवाद को जन्म दिया जा रहा है और बात वहां नहीं रुकी। वो दिन है और आज का दिन, कर्नाटक में किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा किया जाता है। कभी यह कहा जाता है कि मंदिरों के आसपास मुसलमान जो हैं वो अपने ठेले नहीं लगा सकते, कभी मुसलमानों के बारे में अनर्गल बयान ये व्यक्ति तेजस्वी सूर्या देता है, यानी कि अंग्रेजी में वो शब्दावली है ना, टू कीप द पॉट सिमरिंग, यानी कि कड़ाहे को लगातार गर्म किया जाए, उसमें उबाल पैदा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कर्नाटक में उसकी हालत पतली है। कर्नाटक की बम्बई सरकार के बारे में कहा जाता है कि यह 40% वाली सरकार है, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर डील में ये लोग 40% कमीशन लेते हैं। याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, आत्महत्या कर ली थी। एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली थी और उसने कहा था कि मैं इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने बाकायदा प्रधानमंत्री से अपील की थी कि देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। उस मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया गया था दोस्तों। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यहां पर यह है कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पतली हालत है, इसलिए वो बार बार हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सत्ता का रास्ता इसी तरह से हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करके किया जा सकता है। इसके अलावा मेरी जो लगातार बात हो रही है ना लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को लेकर कोई बहुत जबरदस्त समर्थन नहीं है वहां लोगों में, मगर बीजेपी को लेकर नाराजगी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कायदे से कांग्रेस को आसानी से चुनाव जीत जाना चाहिए, मगर आप जानते हैं कांग्रेस वो पार्टी है जो जीत में से हार ले आती है, यानी कि वो जीतने वाले होते हैं और तब भी हार जाते हैं। याद है आपको हरियाणा की जनता नाराज थी मनोहर लाल खट्टर सरकार से, मगर चुनाव लड़ी ही नहीं कांग्रेस। नतीजा आपके सामने है। तो इस वक्त गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में भारतीय जनता पार्टी से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और कायदे से कांग्रेस चुनाव जीत जानी चाहिए, मगर क्या कांग्रेस चुनाव लड़ पाएगी? इसके अलावा आपको कुछ और चीजों पर गौर करना पड़ेगा। कांग्रेस ने अभी से सीटों का ऐलान कर दिया है, करीब 100 सीटों का उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। यह भी एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि कोई विवाद नहीं है सीटों के बंटवारे को लेकर। इसका अर्थ यह है कि चुनाव सलीके से लड़ा जाएगा। एक और तुरुप का पत्ता है कांग्रेस के पास, सिद्धरमैया। सिद्धरमैया की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और यही नहीं, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से होकर गुजरी थी तो सिद्धरमैया की ताकत जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ी थी। कांग्रेस के पास सिद्धरमैया है और सिद्धरमैया उन्हें एक आसान जीत दिलवा सकते हैं, मगर यहां पर भी एक पेच है। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार भी खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और वो 10 जनपद के बेहद करीबी हैं। तो राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि यहां पर अगर सिद्धरमैया को समर्थन नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री पद के तौर पर पेश नहीं किया गया और डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच में टकराव तनाव लगातार बना रहा, तो इसका असर चुनावों पर पड़ेगा। बड़ा प्रश्न, क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को संबोधित करेंगे? क्या राहुल गांधी दोनों को सामने बिठाकर इस मुद्दे को संबोधित करेंगे? क्या सिद्धरमैया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा?
अगर इन तमाम चीजों का समाधान राहुल गांधी आसानी से कर देते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, कांग्रेस को यह चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 2-3 तुरुप के पत्ते हैं। नंबर 1, हिंदू मुस्लिम फैक्टर, हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करो, चुनाव जीतो। नंबर 2, एजेंसीज का इस्तेमाल, दावे के साथ कहूंगा मैं आपको, अगले 1 महीने में, यानी कि अभी तो हम मार्च के अंत में पहुंच चुके हैं, पूरा अप्रैल पड़ा है, अगले अप्रैल के महीने में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के कई नेताओं, कर्नाटक के कांग्रेस के कई नेताओं के घर में रेड मारी जाएगी और ऐसी खबरें आप देखिएगा रोज आने वाली हैं। तो यह एक और तुरुप का पत्ता है। भाजपा का तीसरा तुरुप का पत्ता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ना भूलें, लोकसभा के चुनावों में, पिछले लोकसभा के चुनाव यानी 2019 में कर्नाटक में भाजपा को 56 फाड़ सीटें मिली थीं और इसकी वजह सिर्फ एक शख्स था, वो थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर ये तमाम फैक्टर्स कांग्रेस पर हावी हो जाते हैं और अगर कांग्रेस अपने मुद्दों को संबोधित नहीं करती तो भाजपा जीत सकती है। मगर इस वक्त हम बात करें जमीनी स्तर पर तो कांग्रेस का अपर हैंड है। कांग्रेस मजबूती वाली स्थिति में। कांग्रेस को सिर्फ इतना करना है कि अपनी गलतियों को ना दोहराए, भस्मासुर ना बने और अपनी ताकत पर खेले। अगर वो तमाम चीजें करेगी तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मगर ये कांग्रेस है, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।